प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी क्वेश्चंस को विद द बेसिक्स कवर किया था। आज के इस लेक्चर्स में ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह विद कंप्लीट बेसिक। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें भी वही काम करना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। यहाँ पर प्रोवाइडेड, यहाँ पर कुछ कंडीशंस गिवन है। जब भी कंडीशंस गिवन होती है दैट मीन्स कि हमें सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। इसको पहले किनारे करते हैं, पहले तो हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये तो भाई साहब हमारे पास लास्ट स्टेप होता है, पहले यहाँ समझते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन में क्या दे रखा हमारे पास कि सॉल्यूशंस पार्ट में जाते हैं। हमेशा से आपको एक चीज़ बताया कि सबसे पहले सोल्यूशन जब भी लिख रहे हो तो पहले तो एक बार काम करो, भैया क्वेश्चन को कॉपी करो, 1 + x²। यहाँ पर क्या लिखना है, dy ओवर का dx। इतनी बात क्लियर है ना। प्लस का 2xy एंड राइट हैंड साइड में कितना है 1/1 + x²। अब आपने क्या सीखे हैं सर, अब आपने ये सीखा कि देखो फॉर्मेट में कमी क्या है। फॉर्मेट में कमी ये है कि जब मैंने आपको फॉर्मेट बताया तो फॉर्मेट में आपको यही बताया था कि आपके पास dy/dx होना चाहिए, पी वाई होना चाहिए एंड इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए। पी वाई के बगल में क्या होता है पी, एंड पी क्या होता है मेरे पास एक कांस्टेंट होता है और या तो फंक्शन ऑफ एक्स होता है, या तो कोई नंबर हो सकता है या तो फंक्शन ऑफ एक्स होता है। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी क्या होता है, या तो फंक्शन ऑफ एक्स होता है या तो फिर क्या होता है मेरे पास कांस्टेंट होता है। यहाँ भी क्या होता है, या तो फंक्शंस ऑफ एक्स होता है या तो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ तक समझ में आई थी बातें। अब इसके बाद क्या समझ में आता है, यहाँ पर मुझे आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ पर मेरे पास देखो dy/dx तो है। हमने आपको बताया था कि dy/dx जब भी रहे उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। दैट मीन्स dy/dx के बगल में कुछ होना नहीं चाहिए। अगर कुछ है तो कभी मल्टीप्लाई में होता तो उसको डिवाइड करके भाई सब उसको भगाओ यहाँ से। अब भगाने के लिए कैसे काम करेंगे इसको सीखते हैं। अब यहाँ तो आपको पता है कि भैया फॉर्मेट तो कुछ थोड़ी बहुत तो नज़र आ रही है। फॉर्मेट थोड़ी बहुत क्यों नज़र आ रही है, देखो यहाँ पर y है, ऑब्वियसली y है, y के बगल में क्या फंक्शन ऑफ एक्स है, ऑब्वियसली है, बट यहाँ पर dy/dx के बगल में ये नहीं चाहिए। अब ये नहीं चाहिए तो आप दो काम कर सकते हो, यहाँ से इसको गायब करना पड़ेगा। गायब करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पता है कि मुझे 1 + x² नहीं चाहिए। अब 1 + x² नहीं चाहिए तो भाई साहब दोनों ही साइड डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे, क्या नहीं चाहिए आपको 1 + x², तो 1 + x² तो दोनों ही साइड डिवाइड कर दो। ये इक्वल का साइन है ना, तो इक्वल्स के साइन के दोनों ही साइड आपको डिवाइड कर देनी है। तो यहाँ पर देखो आप दूसरा काम कर सकते हो कि केवल dy/dx को इधर ही रहने दो, बाकी सब पार्ट को उधर लेकर जाओगे फिर डिवाइड करोगे तो आप पहले ही कर लो ना। आपको पता है कि सब कुछ ऑलरेडी बनी बनाई है, साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर देखो dy/dx है, यहाँ पर y है। इसको डिवाइड करने से मेरा कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि नुकसान क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब देखो डिवाइड करोगे तो यहाँ पर मेरा फंक्शन ऑफ एक्स ही रहेगा और यहाँ भी फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, वो भी मेरा ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, सब कुछ मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 1 + x²। जब 1 + x² से डिवाइड करोगे तो इसका क्या मतलब होता है, हर एक टर्म को 1 + x² से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 + x² के नीचे जब 1 + x² आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर dy ओवर का dx हो जाएगा। अब इसके नीचे भी 1 + x² लिखोगे तो 2x, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + x², यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास y। राइट हैंड साइड में देखो 1/1 + x² लिखा गया, 1/1 + x² लिखा गया। अब यहाँ पर बच्चों को ना डिवाइड करने में दिक्कत आती है। अब देखो सुनो मेरी बात सुनो यहाँ पर ध्यान से, आपके पास क्या है 1/1 + x²। आपको इसको किससे डिवाइड करना है, 1 + x² से। आपने यही तो कहा ना कि लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों ही जगह क्या करना डिवाइड 1 + x² से। मैंने आपको बताया था कई लेक्चर्स में, मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास कभी ऊपर 5/3 लिखा रहे और लेटेस्ट सपोज के नीचे 2 लिखा गया हो तो ये जो 3 और 2 होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 5/3 × 2 हो जाता है। अब ऐसे कैसे होता है,
अब ऐसे कैसे होता है कि इसके नीचे हम लोग 1 कंसिडर कर लें। अब आपने पढ़े होंगे कि 5/3 ये 2/1 जो होता है 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है, और फर्दर इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ 3/2 हो जाएगा। इतना लेंदी काम ना करके आप धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ जाओगे। अगर ऊपर कोई नंबर है, कोई फ्रैक्शंस है और नीचे एक सिंगल नंबर, तो नीचे वाला ये नंबर मतलब बेस है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स है 1 + x² इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जब 1 + x² इंटू 1 + x² मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो वही चीज़ सेम है, यहाँ पे भी वही चीज़ सेम है, तो मतलब क्या हो जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई? जब देखो 5 × 5 क्या होता है, 5 × 5 5 का स्क्वायर होता है। जब दोनों चीज़ें सेम होती है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो 1 + x² पूरे का स्क्वायर लग जाएगा। समझ में आई? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1/1 + x² का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुई बातें? कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी? ऑब्वियसली दिक्कत नहीं हुई होगी। अब नाउ क्या, इसके बाद क्या पार्ट आता है, मुझे कंपेयर करना पड़ता है। मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गया, dy/dx का कोफिशिएंट 1 है, हाँ है। पहला काम क्या करना है, dy/dx का कोफिशिएंट को 1 करना है, ऑब्वियसली है। नाउ y के बगल में मेरे पास क्या होता है, y के बगल में मेरे पास क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है, जिसको हम लोग p कहते हैं। y के बगल वाला क्या कहलाता है, p। y के बगल वाला क्या कहलाता है, p। और राइट हैंड साइड मेरे पास क्या होता है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट मेरा q होता है, तो ये मेरा q रहा। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या लिखोगे, दिस इज अ या इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का है भाई साहब, बता दो जरा मुझे। dy/dx प्लस का py एंड दिस इज इक्वल टू q। यहाँ से y के बगल वाला क्या कहलाता है, p, एंड राइट हैंड साइड क्या कहलाता है, q। तो यहाँ पर आपको पता है कि p क्या है, इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये किस फॉर्म का है भैया, इस फॉर्म का मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसकी इससे कंपेयर कराओगे, तो पहला काम क्या होता है, स्टेप 1 जो हमारा होता है कि पी एंड क्यू को फाइंड आउट करना। ये सारी बातें जाना था ना। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, फाइंड पी एंड क्यू बाय कंपेयरिंग विथ dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू। मतलब इस वाले फॉर्मेट से पी एंड क्यू को फाइंड आउट करना है। तो इससे जब इसकी कंपेरिजन कराओगे तो जो यहाँ पर y के बगल में क्या होता है, p, तो p मेरे पास कितना आएगा, p मेरे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पर p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x अपॉन का क्या हो जाएगा, 1 + x² हो जाएगा। नाउ एंड q क्या आ जाएगा मेरे पास, q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 + x², और यहाँ पर पूरे क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। नाउ इसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, हम लोग इन शॉर्ट IF से लिख के दिखाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, e raised to the power क्या होता है, इंटीग्रेशंस ऑफ p, फिर क्या होता है, dx होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कॉपी कर लो पहले। ठीक है सर, कॉपी कर लिया आपने, ऑब्वियसली कर लिया होगा। ना देखो इसके बाद क्या है मेरे पास, p मेरे पास क्या, यहाँ पर ये है। तो p वाले पार्ट को जब रखोगे तो देखो e की पावर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशंस 2x अपॉन कितना हो जाएगा, 1 + x², और यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx। अब बताओ, मैंने हर बार कितने लेक्चर्स में ऐसा नहीं होगा कि जिस लेक्चर्स में बताया ना होगा। हर बार मैंने कहा कि नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर अगर ऊपर मिल जाता तो लॉग के साथ नीचे वाला, तो e की पावर क्या आ जाएगा, e की पावर लॉग मॉड में क्या आ जाएगा, 1 + x²। ये बातें बताए थे कि नहीं बताया था, क्या बताया था, अगर नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें और ऊपर मिल जाए तो लॉग के साथ नीचे वाला। तो देखो 1 + x² को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x। तो जब भी ऐसा होता तो लॉग के साथ नीचे वाला। ठीक है सर, क्लियर हो गई बातें? प्रीवियस लेक्चर में बताया यार भाई साहब, हर लेक्चर में बताया, तो परेशान मत होना। अगर फिर भी लगता समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसको t मानोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे तो सारा काम वही हो जाएगा। तो सिंपली आपको डायरेक्ट लिखना है
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि कभी भी ई और लॉग एक साथ आ जाए, ई और लॉग एक साथ आ जाए, तो मैंने कहा था कि ये ई और लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और क्या बच जाता है मेरे पास, केवल क्या बच जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये क्या आ गया सर मेरे पास, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हमें क्या करना पड़ता है बता दो मुझे ज़रा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर करने के बाद हमें फाइंड आउट करना पड़ता है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, जनरल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जनरल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना पड़ता है। अब जनरल सॉल्यूशंस के लिए क्या करते हो, जनरल सॉल्यूशंस के लिए क्या करते हो, थर्ड स्टेप क्या होती है, थर्ड स्टेप क्या होती है, फॉर जनरल सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशन को हम लोग और क्या कहते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशंस। क्या होता है कंप्लीट सॉल्यूशंस, क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं बता दो, y इंटू में क्या कर लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशंस ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, प्लस एक कांस्टेंट को जरूर लिखना, कांस्टेंट को लिखना भूलना मत भैया, ठीक है। समझ में आई बातें, यहाँ तक क्लियर हो गई बातें सब कुछ, ठीक है ना। इसके बाद देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास कितना आया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो, लिख लिया। फिर इक्वल टू इंटीग्रेशंस क्या, q मेरे पास क्या था बता दो, q मेरे पास क्या था, यहाँ पर q देखो मेरे पास ये था, q था मेरे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर क्या है c। नाउ एक मजे की बात देखो यहाँ पर क्या, अब आपको पता है ना कि यहाँ पर देखो 1 प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो आपको पता है इसकी पूरी पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ एक 1 प्लस स्क्वायर 2 बार है, यहाँ पर 1 प्लस स्क्वायर 1 बार है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा मुझे, यहाँ पर इंटीग्रेशन में एक देखो ये वाली एक कैंसिल हो गई तो एक बच जाएगा, देखो यहाँ पर 1 प्लस स्क्वायर 2 बार है, यहाँ पर 1 प्लस स्क्वायर 1 बार है, तो 1 से 1 उड़ जाएगा, तो यहाँ पर 1 से 1 जब उड़ जाएगा तो भैया मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको उड़ा के दिखाना नहीं भैया, वहाँ पर आपको कैंसिल करके दिखाना नहीं, अंडरस्टूड है, सामने वाला बंदा समझ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया ये, यहाँ पर क्या आ जाएगा dx प्लस से क्या आ जाएगा c, यहाँ पर देखो मेरे पास क्या आ गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बता दो इसका इंटीग्रेशंस क्या होता है, बता दो इसका इंटीग्रेशंस क्या होता है, 1/1 प्लस स्क्वायर का इंटीग्रेशंस क्या होता है पता है ना, तो क्या होता है tan इनवर्स x होता है, क्या होता है tan इनवर्स x होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर माइनस में लिखा होता -1/1 प्लस स्क्वायर तो क्या होता cot इनवर्स x हो जाता, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता tan इनवर्स x। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास c, फिर y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। नाउ यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो सर, यहाँ पर एक काम कर सकते हो, बता दो क्या काम कर सकते हो। यहाँ पर मुझे क्वेश्चंस में देखो क्या गिवन थी, क्वेश्चंस में गिवन था ना भैया आपके पास कुछ कंडीशंस, कुछ कंडीशन क्या गिवन थे कि y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। तो आराम से यहीं पर जो आपने सॉल्व किया है, इसको जो आपने ये सॉल्व किया ना इस सॉल्यूशंस में, ये आपके पास क्या था, ये जो होता है जब c रहता है, जब c रहता है उसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशंस। ना यहाँ पर जब आप क्या करोगे, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे आप पुट करेंगे y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 पुट करके क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 1, y की वैल्यू यहाँ पर 0, जब y की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो पता है 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग क्या हो जाता है 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग क्या होता है 0, तो यहाँ पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब बताओ x की वैल्यू कितना रखना था 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा tan इनवर्स क्या होता है 1,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा सी। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो आपको पता होगा कि इतना होता है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। कितना आता है π/4। सिमिलरली अगर आपके पास लिखा होता cot इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की जगह cot इनवर्स 1 भी लिखा था तो क्या आता π/4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास सी, राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास 0। अब मुझे तो सी निकालना था ना, तो इस π/4 को इधर भेज दो, तो जब यहाँ प्लस का तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, माइनस का π/4 एन क्या आ जाएगा सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का π/4। अब ये जो सी आया ना, अब ये जो भी सी आया आपको क्या काम करना है, यहाँ पर ले जाकर पुट कर देना है, यहाँ पर ले जाकर कर देना पुट कर देना है। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड फाइनल सोल्यूशंस होगा, फाइनल सोल्यूशंस होगा वो क्या होगा, फाइनल सोल्यूशंस होगा वो मेरे पास क्या होगा, देखो यहाँ पर y इंटू 1 + x² दिस इज इक्वल टू वॉट, tan इनवर्स x। सी की वैल्यू कितनी है माइनस का π/4, तो माइनस से कितना आ जाएगा π/4। अब हम लोग क्या करते हो, छोड़ने को तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है, बट यूजुअली हम क्या करते हैं y को सिंगल रखते हैं, मतलब y के बगल में किसी चीज़ को रहने नहीं देते हैं। अब यहाँ पर y के साथ 1 + x² मल्टीप्लाइड में है, तो मल्टीप्लाइड में ये डिवाइड में आ जाएगा, तो जब डिवाइड में आएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो y एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x। इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 + x² आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, अब ये वाला टर्म जब इसके साथ आएगा तो क्या आ जाएगा, देखो π/4 पाई और यहाँ पर 4 1 + x² हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था हमारे पास फाइनल आंसर। आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं हुई होगी, स्टिल कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर पूछ सकते हो। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें क्या करना है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस गिवन नहीं है, y = 0 = 1 जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली हमें क्या सॉल्व करना है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चंस में काफ़ी हमें क्राउड दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन काफ़ी हौच पौच दिख रहा है, काफ़ी कुछ भरा भरा सा लग रहा है। अब जब क्वेश्चंस कभी भी इतनी भयंकर टाइप के दिखने लगे तो क्या काम करना है आपको, एक ही काम करना है, dy/dx को एक साइड कर लो, बाकी सबको भगा दो भाई साहब एक साइड। अब वहाँ से क्वेश्चन को जज करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस लिखो। सॉल्यूशंस लिखते वक्त आपको पहले क्या काम करना है, x लिखा आपने, dy/dx लिख दिया। बाकी सभी पार्ट को मैं आपको कहाँ भेज रहा हूँ, राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड इसको भेजूंगा तो क्या होगा, इसको ट्रांसपोज कर दूंगा। देखो ये प्लस का y है, ये माइनस का x है, प्लस का y है और माइनस का x है। तो यहाँ पर आप क्या काम करोगे, यहाँ पे क्या काम करना आपको, देखो यहाँ पर प्लस का y है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का y, ठीक है, प्लस का x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा xy cot का x, ठीक है। यहाँ पर देखो सब कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस का y था तो माइनस का y हो गया, प्लस का x था तो माइनस x हो गया, प्लस का xy cot x था तो माइनस का xy cot x हो जाएगा। हम लोग अंदर भी देख सकते थे, अंदर भी सॉल्व कर सकते थे, बट अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही तो यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया। अब सुनो, अब यहाँ पर क्या मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो आपके पास ये फंक्शन है x है, यहाँ पर आपको पता है कि dy/dx के बगल में कुछ होना नहीं चाहिए। यहाँ पर x है तो जब भी x यहाँ पर दिख रहा है तो x आपको पता है इनटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, लिखना चाहते हो तो लिख देना यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x। लिखना चाहते हो तो लिख लेना, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। dy/dx यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का y/x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा x/x हो जाएगा, x/x, यहाँ पर माइनस का xy, यहाँ पर x और यहाँ पर cot x। समझ में आई बात है। ये बताओ माइनस का y/x को मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, ठीक है, भेज दूँ ना भेजूँ, ठीक है। पहले एक काम कर लो, यहाँ पर माइनस का y/x, x/x क्या हो जाता है 1। अब यहाँ पर बात सुनो, ये x कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल करके दिखाना नहीं है, मेंटली काम करना है। आपको पता है कैंसिल होगा, नेक्स्ट स्टेप उसको दिखाना ही नहीं है, नेक्स्ट स्टेप उसको दिखाना नहीं है। कैंसिल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप उसको दिखाना नहीं है। तो यहाँ पर x कैंसिल होगा तो यहाँ पर माइनस का y cot x। अब मज़े की बात क्या है, अब मज़े की बात देखो ये है कि जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको क्या पता है
कि आपकी जो फॉर्मेट होती है वो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई होता है। वाई तो एक ही होता है ना, वाई दो जगह तो नहीं होते हैं। तो वाई यहाँ पर देखो दो जगह दिख रहा है, एक वाई यहाँ दिख रहा है, एक वाई यहाँ दिख रहा है, एक वाई यहाँ दिख रहा है। अब दोनों में ही वाई है तो वाई को कॉमन ले लेते हैं। वाई को कॉमन ले लोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बता दो मेरे पास क्या हो जाएगा। पहले इनको एक तरफ कर लो, थोड़ा सा बगल में लिख लो, माइनस का वाई अपॉन का एक्स, माइनस का वाई कॉट एक्स, प्लस का क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर पता है वाई है दोनों में, माइनस का वाई कॉमन ले लेते हैं। माइनस का वाई जब कॉमन ले लोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का वाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा। समझ में आया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 ही रहेगा। हम लोगों ने तो कॉमन इतने पार्ट में लिया है ना, कॉमन हम लोगों ने इतने पार्ट में लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का वाई कॉमन ले लिया, माइनस का वाई कॉमन लेने से क्या बन गया 1 अपॉन एक्स, प्लस का माइनस कॉमन ले लेते, यहाँ प्लस बचेगा कॉट एक्स हो गया। यहाँ पर क्या है डी वाई ओवर का डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग इधर लेके चलते हैं। ऐसा करने से मेरा फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि मेरी जो फॉर्मेट थी वो क्या थी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई, तो p के बगल में y, तो ये y के बगल में इधर p होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं y को मैं देखो यहाँ पर पीछे लिख देता हूँ, तो डी वाई ओवर का डी एक्स, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस का कॉट एक्स, और यहाँ पर y को मैं पीछे लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। और राइट हैंड साइड कितना है 1। नाउ क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ऑब्वियसली आ गया। नाउ ये क्वेश्चन जो आपके पास जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट का है बता दो, किस फॉर्मेट का है। इट इज़ अ, यहाँ लिख देना, इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है बता दो, ऑफ द फॉर्म किस फॉर्मेट का है, डी वाई ओवर का डी एक्स प्लस का पी वाई प्लस का पी वाई एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट क्यू। अब बता दो y के बगल में क्या होता है p, और राइट हैंड साइड क्या होता है q। और हम लोगों ने क्या देखा, p के p एंड y q क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x होते हैं या तो p एंड q कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल रहा है, ये y के बगल वाला मेरा p होता तो p मेरा ये रहा, और q क्या है, q मेरा ग्रीन वाला पार्ट रहा, ये रहा। तो यहाँ से पहली स्टेप क्या पता करते हैं हम लोग, पहले स्टेप में p एंड q की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे p इक्वल टू कितना आ जाएगा, p इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस का कॉट एक्स, ये आ गया। एंड q की वैल्यू कितनी है, राइट हैंड साइड कितना लिखा गया, q इक्वल टू कितना है हमारे पास 1, ठीक है। इससे कंपेयर करो भैया, तो y के बगल में p तो y के बगल में p, q क्या था राइट हैंड साइड, तो q इक्वल टू 1 हो गया। नाउ सेकेंड स्टेप क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है बता दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशंस ऑफ पी डी एक्स। अब एक बात क्या बता दूं, कि जब तक आप अपने हाथों के थ्रू प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस, तो भूल के भाई आप ये मत सोच लेना कि आप क्वेश्चंस कर पाओगे। जितना ज़्यादा आप अपने हाथों को चलाओगे उतना ज़्यादा आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस होगा। तो भैया केवल वीडियो देखना नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो यहाँ पर तो हो गया, p कितना है 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, तो ई रेस टू दी पावर कितना हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशंस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन का एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस का क्या हो जाएगा कॉट एक्स, क्या हो जाएगा कॉट एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास डी एक्स हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, बता दो इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब आपको एक चीज़ पता है कि जब भी इंटीग्रेशन हो और अंदर प्लस माइनस हो तो इंटीग्रेशन का साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ जब इंटीग्रेशंस करोगे ना, जब इंटीग्रेशंस करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशंस 1 अपॉन एक्स होगा, इंटीग्रेशंस कॉट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशंस क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको देखो मैं अंदर करता हूँ, ठीक, ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ, 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशंस कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब बता दो इंटीग्रेशंस 1 अपॉन एक्स क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशंस, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बता दो, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, तो लॉग मॉड में एक्स, ठीक।
कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं पता, नहीं पता बता दो। तो भैया नहीं पता तो बड़ी दिक्कत की बात है यार। इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, dx क्या होता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है। देखो तो दोनों लिख दे रहा हूँ सो दैट कभी दोबारा कभी tan x आ जाए तो आप फॉर्मूला कम से कम सोच तो पाओगे कैसे करना है। तो मैंने आपको इसके लिए क्या तरीका बताया था कि जब भी आपके पास tan x दिख जाए इसको क्या लिखोगे, sin x अपॉन में cos x लिखोगे। हमने कि cot x क्या लिखना है आपको, यहाँ पर क्या लिखना है, cos x अपॉन का sin x। अब मैंने आपको क्या बताया था, पीछे इतनी बार बताया भैया, नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर ऊपर मिल रहा है, sin x को डिफ्रेंशिएट करने पर cos x मिल रहा है, क्या मिलता है। जब नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर ऊपर वाला फंक्शन मिल जाता है तो log के साथ नीचे वाला, log के साथ नीचे वाला इन द सेंस log के साथ मॉड में sin x। तो क्या समझ में आया कि cot x का इंटीग्रेशन log मॉड sin x होता है। तो देखो फॉर्मूला रट्टा लगाओगे तो भैया रट्टा लगाते रह जाओ, कभी लॉजिक्स होंगे तो फिर खुद भी बना लोगे, ठीक है। तो मैंने तरीका बता दिया, बहुत बार ये फॉर्मूला बताया, नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, ऊपर मिल रहा है sin x को डिफ्रेंशिएट करने पर cos x मिल रहा है, जब भी नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर ऊपर मिल जाता तो log के साथ नीचे वाला। सिमिलर काम यहाँ cos को डिफ्रेंशिएट करने पर माइनस का sin x मिलता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया और माइनस से बाहर भी। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर माइनस का log क्या होता है, मॉड में cos x होता है। समझ में आया। तो कमी माइनस की थी तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, log में क्या है, माइनस का log cos x होता है। तो भैया tan x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का log cos x। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बातें, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होगा, log sin x, तो प्लस का log मॉड में क्या आ जाएगा मेरे पास, sin x हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, सर। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये 1/x का log मॉड में x को इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, log sin x। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर log m, देखो ध्यान से पूरा चीज़ देखो, यहाँ पर log m प्लस log n दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये वाला पूरा पार्ट क्या है m, यहाँ पर ये वाला पार्ट m है और ये वाला पार्ट क्या है n, sin x दिख रहा है, ध्यान से दिख रहा है ना। देखो यहाँ पर m और यहाँ पर n। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, जब भी आपके पास log m प्लस log n होता है क्या होता है, log m इंटू n होता है, log m इंटू n, log m इंटू n। तो log को एक बार लिखना है, m इंटू n कर देना है। तो क्या e की पावर क्या हो जाएगा, log मॉड में क्या आ जाएगा x, फिर क्या आ जाएगा sin x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। अभी भैया पीछे पढ़ा, e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास केवल क्या बचेगा, x sin x। ये क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। समझ में आया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया ना। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद पता है ना क्या करना है आपको, इसके बाद भैया हवन करने है, नहीं हवन करना है, नहीं भैया क्वेश्चंस करना है। तो यहाँ तक तो सेकंड स्टेप तक तो हो गया। थर्ड स्टेप क्या आती है, कंप्लीट सॉल्यूशंस निकालने की बारी आती है। तो कंप्लीट सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, फॉर जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशंस क्या होता है, y इंटू का इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशंस ऑफ q इंटू का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर रहेगा dx प्लस से क्या हो जाएगा c। इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गया। अब भैया q क्या था मेरे पास, बताओ q क्या था मेरे पास, q देखो यहाँ पर था ना, q मेरे पास 1 था, ध्यान से देखो q मेरे पास क्या था, यहाँ पर q मेरे पास 1 था, q मेरे पास 1 था ना, कंपेयर करने पर पता चला था, तो यहाँ रख दो। q 1 था तो 1 को दिखाना तो दिखा दो, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था सर, x sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था, x sin x, तो यहाँ पर x sin x, फिर क्या जाएगा dx प्लस का c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, x sin x, तो y इंटू x sin x। ना भैया 1 को लिखने का कोई तो मतलब ही नहीं रह गया, तो यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन से x
साइन एक्स डी एक्स। अब आपको पता है यहाँ पर क्या लग जाएगा, दो चीज़ें प्रोडक्ट में हैं एक्स और साइन एक्स, तो यहाँ पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा नहीं लग जाएगा बता दो। यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में क्या कहता है बता दो। आइलेट लगाओगे, आइलेट आइलेट लगाओगे भैया, आइलेट नहीं लगाओगे, आइलेट नहीं लगाना है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्स लॉग अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो भैया अलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। अलजेब्रा मेरे पास क्या, ये एक्स, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और ये मेरे पास सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। समझ में, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो हम क्या जानते हैं प्रोडक्ट इंटीग्रेशंस का, भैया प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन। देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शंस एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शंस साइन एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल्स ब्रैकेट क्लोज कर दो सर, डी बाई डी एक्स इसका फर्स्ट फंक्शन क्या था मेरे पास एक्स, तो एक्स। फिर क्या, इंटीग्रेशन सेकंड का ही कराते हैं। इंटीग्रेशन सेकंड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स। जो भी आंसर आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आई। मैंने कहा कि भैया इंटीग्रेशन हमेशा सेकंड फंक्शन का ही होता है, यहाँ भी देखो और यहाँ भी देखो। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका होता है, सेकंड फंक्शंस का। फॉर्मूला लिख दूँ, फॉर्मूला नहीं पता है, फॉर्मूला लिखने की रिक्वायरमेंट है क्या, है रिक्वायरमेंट। ठीक है, लिख दूँ, तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं फार्मूला पहले कर लेता हूँ, फिर आपको फार्मूला लिख कर दिखा देता हूँ। ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक, अगर दो चीज़ें प्रोडक्ट में होती हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शंस, फॉर्मूला क्या कहलाता है। यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, कॉपी कर लेनी, जो भी यहाँ रहेगा यहाँ कॉपी। इंटीग्रेशन करना है सेकेंड फंक्शंस। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शंस माइनस होल इंटीग्रल डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शंस। इंटीग्रेशन किससे करना है, इसी सेकेंड फंक्शन का, तो सेकेंड फंक्शन डी एक्स। जो भी आएगा उसका फर्दर इंटीग्रेशंस कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड कैसे करते हो, तो डिसाइड करते हैं हम लोग आइलेट से। आइलेट में जो पहले आएगा उसके हिसाब से हम लोग उसको फर्स्ट एंड सेकंड मानेंगे। जो पहले आएगा, देखो यहाँ पर आइलेट था, अब यहाँ पर इन्वर्स था नहीं, लॉग था नहीं, यहाँ पर थे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक। अब बताओ अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले ए आ रहा है या टी आ रहा है, पहले अलजेब्रा आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, अलजेब्रा पहले आ रहा है। तो इसी वजह से ये पहले फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, इसीलिए सेकंड फंक्शन। समझ में आई बातें। तो इस वजह से यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब भैया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है। अब भैया गलती लोग यहाँ भी करते हैं ना, गलती यहाँ भी करते हैं, विश्वास मानो मेरी, गलती यहाँ भी करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, लिखते तो भैया हर कोई है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन भैया हर कोई लिखता कॉस एक्स, इतनी जोश में बोलते हैं पूछो मत, कॉस एक्स। लेकिन भैया पागल हो गए हो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है भैया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। याद करने का तरीका मैंने क्या बताया, देखो साइन है तो साइन में देखो इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन निगेटिव होगा, एन का मतलब साइन निगेटिव, साइन का इंटीग्रेशन निगेटिव होगा, निगेटिव कॉस एक्स। भैया बच्चे को पता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो भैया ये तो पता है कॉस का इंटीग्रेशन यहाँ पॉजिटिव ही होता है, साइन एक्स। समझ में आया, तो दोनों ही याद होने चाहिए भैया, दोनों, गलती मत करना। इसी वजह देखो मैं हर फॉर्मूले को बताती इस वजह से जा रहा हूँ, फॉर्मूले की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। ठीक, तो ये तो 1 हो गया, यहाँ से गायब। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर माइनस का कॉस एक्स, बाहर क्या लिया गया यहाँ पर डी एक्स। समझ में आया, ये तो 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जो भी आया उसका फर्दर इंटीग्रेशन किया। अब ये बाहर वाला माइनस, ये वाला माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे,
प्लस हो जाएगा ये वाला माइनस का x cos x, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच जाएगा cos x, यहाँ पर हो जाएगा dx, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा sin x, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का x cos x। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ऑब्वियसली आ रही होगी। यहाँ एक सी चिपका हुआ था तो भैया सी लास्ट में लगा लो, सी लगा लो। यहाँ पर क्या था y इंटू का x साइन x, क्या हो जाएगा y इंटू एक्स साइन x। इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हो गई। अभी मैंने क्या बताया, जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो कोशिश क्या करते हैं, y को अकेला करते हैं, y को बगल में क्या है x साइन x, इसको यहाँ से लात मार के भगाओ। तो यहाँ पर x साइन x इंटू में है तो इधर डिवाइड में आएगा, तो भैया डिवाइड में आएगा तो y x cos x के नीचे भी क्या आएगा x साइन x आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा। यहाँ पर साइन x के नीचे क्या आएगा x साइन x प्लस c के नीचे भी क्या आएगा x साइन x, x कैंसिल, cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन cot, तो माइनस का cot x, साइन x अपॉन cos x, साइन अपॉन cos नहीं है, साइन दोनों ही साइन साइन है तो कैंसिल यहाँ से, तो यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा 1 अपॉन x। यहाँ पर इसको ऐसे कैसे छोड़ोगे, 1 अपॉन साइन क्या होता है 1 अपॉन साइन cos x, तो यहाँ पर प्लस 1 अपॉन x cos x इंटू में c, ठीक है, इंटू में c, ये हो जाएगी y की वैल्यूज़। आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, आप यहाँ भी छोड़ सकते थे। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं रही, ठीक, ऑब्वियसली नहीं रही होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यहाँ भी यही काम करना, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस क्वेश्चन नंबर 11 में भी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखो आपको पता है कि dy अपॉन dx तो है, dy अपॉन dx कोफिशिएंट भी 1 है, बट प्रॉब्लम्स क्या है कि सॉल्व करने का मुझे टेक्निक नहीं पता चल रहा है क्या करना चाहिए, ठीक है, टेक्निक नहीं पता चल रहा है क्या करना चाहिए। तो भैया यहाँ पर जब भी आपके पास क्वेश्चन a प्लस बी हो, नीचे c वाला टाइप का मैंने बताया ना, तो इसके नीचे भी ये और इसके नीचे भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देखो कुछ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर सोल्यूशंस करो, ठीक है, सोल्यूशंस करना है, dy ओवर का dx, dy ओवर का dx एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बाहर लिखा गया है, माइनस को बाहर ही रहने दो। इस x के नीचे 1 प्लस साइन x, x के नीचे क्या आएगा, x के नीचे आ जाएगा 1 अपॉन मतलब 1x अपॉन 1 प्लस साइन x, ये आ जाएगा, बता दो समझ में आया। नाउ इसके नीचे क्या आ जाएगा प्लस y cos x, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन x। अब क्या करोगे, यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि भैया y के बगल में फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। देखो ना सब कुछ फंक्शन ऑफ x है कि नहीं, ऑब्वियसली है। तो दैट मीन्स मुझे इस माइनस को पहले अंदर भेजना है, अंदर भेजो पहले, माइनस का x 1 प्लस साइन x, फिर माइनस का y को मैं पीछे कर रहा हूँ cos x 1 प्लस साइन x, बगल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर बगल में क्या आ जाएगा सर बता दो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर dy होगा dx। अब आपको पता है कि आपका पैटर्न कहता है कि dy अपॉन dx से बगल में py होना चाहिए, तो y के बगल में p होना चाहिए, तो भैया y वाले टर्म को इधर ही तो बुलाओगे। और राइट हैंड साइड जो q होता है वो फंक्शन ऑफ x ओनली होता है या कांस्टेंट होता है, तो q के क्या होता है मेरे पास फंक्शन ऑफ x। यहाँ तो भैया दोनों चीज़ें हैं y भी और x, तो यहाँ तो मेरे पास केवल x, तो मतलब q मेरा यही बनेगा। q क्या होता है मेरे पास, या तो फंक्शन ऑफ x होता है या तो केवल कांस्टेंट होता है। तो इस वाले पार्ट को मैं यहीं पर रहने दूंगा और इस वाले चीज़ को यहाँ भेजूंगा। जब यहाँ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा,
डी वाई ओवर का डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन का 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई एंड दिस इज इक्वल टू वॉट एक्स 1 प्लस साइन एक्स। नाउ क्या करना है भैया, इसको मान लो कुछ भी, इसको कंपेयर कर दो। इट इज़ हमें क्या पता चला, सिंस इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस वजह से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज किस फॉर्मेट का है, ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का है, तो ये भैया फॉर्म का है ना भैया, डी वाई ओवर का डी एक्स प्लस पी वाई एंड दिस इक्वल टू व्हाट क्यू। ये समझ में आता है, इस फॉर्मेट का है भैया ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन पहला, इसको मान लो नाम दे दिया 1। अब इसको कंपेयर करोगे तो y के बगल में क्या आता है मेरे पास p, तो y के बगल में ये रहा मेरा p और ये रहा मेरे पास q। तो स्टेप फर्स्ट क्या हुआ, स्टेप फर्स्ट मैंने क्या बताया था कि फाइंड करना p एंड q बाई कंपेयरिंग विथ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। तो भैया कंपेयर करने से मुझे पता चला कि मेरा ये रहा p, तो p कितना आ गया, p आ गया मेरे पास cos x अपॉन का 1 प्लस साइन एक्स एंड q क्या आ जाएगा मेरे पास, q इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। समझ में आया। नाउ इसके बाद क्या करना है, स्टेप सेकेंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है बता दो मुझे ज़रा, बता दो भैया। ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स क्या होता है, पी डी एक्स। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गया ई इंटीग्रेशन पी क्या है मेरे पास, कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स। भैया इसके बाद क्या करना चाहिए, अब सोचो अपने दिल में ये बात भैया आपके बैठ गई होगी कि क्या सोचना है, कि भैया ये समझ में आ रहा है कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पर कॉस एक्स मिलता है। ओके हाँ यार मिलता तो है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पर कॉस एक्स मिलता है। तो बताओ 1 यहाँ पे परेशान तो नहीं करेगा ना, 1 को डिफरेंशिएट कर दोगे 0, नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला दिख रहा है। अरे भाई डिफरेंशियल इक्वेशंस में इतनी ज़्यादा ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा होता भाई तो मैं ही पागल हो गया हूँ। नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला मिल रहा है। अरे भैया देखो ना साफ साफ मिल रहा है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। दैट मीन्स नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करने पर ऊपर मिल जाता है। तो लॉग के साथ नीचे वाला क्या होता है, लॉग के साथ नीचे वाला, ओ मुर्शाद लॉग के साथ क्या होता है नीचे वाला। तो 1 प्लस साइन एक्स, समझ में आया। ई और लॉग भैया, ई और लॉग क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। क्या मिलता है बता दो मुझे, क्या मिलता है ओ भैया बताओ ना, 1 प्लस साइन एक्स क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया मेरे पास, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आ गया। नाउ इसके बाद के स्टेप क्या आती है सर, कंप्लीट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना। अब कंप्लीट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं, कैसे करोगे सर, कैसे बता दो। यहाँ पर सब कुछ तो था, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो फाइंड आउट कर लिया। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है कंप्लीट सॉल्यूशंस। कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए क्या करते हैं, y इंटू का इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर यहाँ पर क्या होता है dx प्लस का c। q क्या है बता दो भैया, q क्या है मुझे, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है।
अब बता दो जरा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1 प्लस साइन एक्स। क्या था? 1 प्लस साइन एक्स था कि नहीं था? था ना? अरे भैया था ना। अब ये बताओ 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स से ये वाला साइन एक्स उड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, फिर भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, दिमाग गड़बड़ हो जाता है भैया। यहाँ तक चलो सब कुछ सही है। तो ये 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स चल बसेगा, 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स चल बसेगा। तो भैया अगर 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स चल बचेगा तो यहाँ पर इंटीग्रेशन केवल एक्स बचेगा, यहाँ पर dx हो जाएगा, और यहाँ पर c चिपकेगा, और यहाँ पर y आएगा। इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था? 1 प्लस साइन एक्स था, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स क्यों नहीं लिख रहे हो? लिखो ना भैया, लिखो y इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ये बात समझ में आई? अब क्या करोगे? x का इंटीग्रेशन नहीं आता है क्या? x का इंटीग्रेशन नहीं आता है क्या? बता दो। x का इंटीग्रेशन से नहीं आता है आपको? नहीं आता है, सही बता दो। नहीं आता है, नहीं आता है ना? हाँ जी, बता दो। साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, ठीक ठीक, सब कुछ सही है सर, सही है, सही सही। तो यहाँ पर एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होता है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई का 2 होता है, प्लस का c होता है, y इंटू का 1 प्लस साइन एक्स हो जाता है। अब मुझे y के बगल में ये नहीं चाहिए, y के बगल में ये नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ भेज दो। नहीं तो यहीं रहना तो ज़्यादा अच्छा यहीं लग रहा है, क्योंकि नीचे भेजने पर भद्दा सा हो जाएगा, तो इसको यहीं छोड़ दो। इसको यहाँ पर छोड़ दोगे तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है, तो इसको यहीं पर छोड़ना ज़्यादा सही होगा। ये कैंसिल हो गए, तो भैया यहाँ पर x, तो यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। सब कुछ सही था क्या? सब कुछ सही था क्या? देखने दो जरा मुझे पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। जस्ट वेट अ मिनट, क्वेश्चन को दोबारा चेक करते हैं। तो यहाँ पर माइनस में था -1 अपॉन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, माइनस का कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ये माइनस अंदर गया तो प्लस का हो गया। नहीं, ये वाला माइनस, क्योंकि वाई को लेके जाना है, तो माइनस का था प्लस का हो गया। अब यहाँ इक्वल का साइन था तो इक्वल, वो भैया सुनो, यहाँ गलती क्या हो गई? कभी कभी लगता है ना क्वेश्चंस करते जाओ, अंदर से पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको आप लेके गए हो, आप इस पार्ट को भैया इक्वल टू इधर लेके गया, तो ये माइनस में था प्लस में हो गया। अब ये तो माइनस में ही रहेगा ना, तो यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ रहेगा। यहाँ पर सब कुछ सही था सर, सब कुछ सही था, यहाँ माइनस लग जाएगा। बाकी कहीं भी गलती नहीं थी, सब कुछ सही था। क्यू में बस फ़र्क है ना, तो क्यू में यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस को बाहर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करते तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन का 2 प्लस का c हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अब सारी बातें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नाउ आपके सामने एक बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है, जो कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? cos स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का वाई एंड दिस इज इक्वल टू tan एक्स। साफ पता नहीं चल रहा है क्या भैया? y है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, फंक्शन ऑफ x में ही ये सब चीज़ें। तो कुछ तो क्वेश्चन को देख के ही आपके दिमाग में भैया घंटी बजने लगती है कि क्वेश्चन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का है। बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमेशा से कहा डी वाई अपॉन डी एक्स का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। यही बोला था, ऑब्वियसली यही बोला था। डी वाई अपॉन डी एक्स का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ क्या कर रहा है? तो कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ से लात मार के भगाना पड़ेगा। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर इनटू में है, डिवाइड में जाएगा, मगर कैसे? तो भैया यहाँ पर सुनो, लिख लो डिवाइडिंग मल्टीप्लाई में है ना, तो डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो सर, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स गायब,
अरे भैया किसके नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा डी वाई ओवर का डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वाई के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। राइट हैंड साइड में tan एक्स के नीचे, tan एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। बता यहाँ तक समझ में आया, क्या आ गया, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब इसके बाद क्या करोगे सर बता दो, 1 कॉस क्या होता है, 1 कॉस क्या होता है, इंटीग्रेशंस नहीं सर, 1 कॉस क्या होता है, हमने कहा कि भैया 1 कॉस सेक होता है। तुमने कहा कि अगर 1 कॉस सेक होता है तो 1 कॉस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर होगा। तो हमने कहा कि यार बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तुमने क्या लिखा, आपने क्या लिखा भैया, आपने ये लिखा कि 1 कॉस क्या होता है। देखो ना इसको मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, ये कॉस स्क्वायर एक्स को 1 कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूंगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर लिखूँगा वाई, यहाँ पर लिखूँगा वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, वाई का कोफिशिएंट मेरा होता है पी। यहाँ पर भी लिखेंगे tan एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। भैया फॉर्मेट दिख रहा है क्या, फॉर्मेट दिख रहा है, ये देखो मेरे पास P और ये रहा मेरे पास Q। कंपेयर वम्पेयर भैया लिख लेना सब, ठीक है। स्टेप फर्स्ट पे लिखते हैं P इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी कितना है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है नहीं पता है, तो भाई किसको डिफ्रेंशिएट करने पर सेक स्क्वायर एक्स आता है, अपने आप से बोलो किसको डिफ्रेंशिएट करने पर सेक स्क्वायर एक्स, तो कहोगे tan एक्स को। तो भैया पता चल गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है tan एक्स, तो ई रेस टू द पावर tan एक्स। तो ये पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है डी एक्स, tan एक्स होता है। तो लिख दिया tan एक्स, ई रेस टू द पावर tan एक्स हो गया। तो भैया नाचो फिर, तो भैया नाचिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया सर, तो लेट्स नाचो। देखो यहाँ पर समझ में आया। तो भैया हमारे पास थर्ड पार्ट क्या हो गया, थर्ड पार्ट क्या हो गया। तीसरी स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, वाई इंटू का इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर क्या जाएगा डी एक्स प्लस का सी, वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू द पावर tan एक्स एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, Q इज़ वॉट, Q कंपेयर नहीं किया गया, किया तो सर tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ध्यान से देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू द पावर tan एक्स, ई रेस टू द पावर tan एक्स। यहाँ पर क्या जाएगा डी एक्स प्लस क्या जाएगा सी। मज़े की बात देखो, tan एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आता है डी बाई डी एक्स, tan एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स। जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर कुछ आता है तो उसी को तो टी लेट करते हैं। तो tan एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर सेक स्क्वायर एक्स आ रहा, ऑब्वियसली आ रहा। तो लेट करेंगे, लेट टी इक्वल टू tan एक्स इक्वल टू टी, तो मैं टी को इधर ही लिखता हूँ, tan एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी टी, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स। ना इसके बाद वाला पार्ट क्या होगा सर, इसके बाद वाला पार्ट क्या होगा, इसके बाद वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ समझो, यहाँ पर हो जाएगा y इंटू ई रेस टू द पावर tan एक्स
यहाँ पर देखो क्या करना है, इंटीग्रेशंस tan x को t लेट किया था तो यहाँ पर रखो t इंटू, यहाँ पर ध्यान से देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या लिखना है आपको, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को लिखना है डी टी, तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर tan x को t तो ई की पावर t, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर डी एक्स को डी टी, तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी प्लस का हो जाएगा c। क्लियर है यहाँ तक बातें। अब यहाँ पर क्या लगाना है आपको, बाई पार्ट, क्या लगाना है, बाई पार्ट, बाई पार्ट लगाओगे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना है आपको, प्रोडक्ट रूल लगा लोगे, प्रोडक्ट रूल लगा लोगे सर बता दो मुझे, प्रोडक्ट रूल लगाने आता है तो आइलेट लगाओगे तो आइलेट के हिसाब से इन्वर्स लॉग अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है तो दिस वन फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशंस ऑफ सेकेंड फंक्शंस, इंटीग्रेशंस ऑफ सेकेंड फंक्शंस माइनस का होल इंटीग्रल टी बाई डी टी, क्योंकि यहाँ टी था तो डी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शंस टी, यहाँ पर जो भी आएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी टी प्लस का सी, यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी ही होगा तो टी ई की पावर टी, यहाँ पर हो जाएगा 1 तो माइनस में इंटीग्रेशन ई की पावर टी, ई की पावर टी हो जाएगा तो ई की पावर टी, यहाँ पर हो जाएगा डी टी प्लस का सी। ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी ई की पावर कितना हो जाएगा टी, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है तो भैया इसके हिसाब से माइनस में ई की पावर टी प्लस का सी। ये बात समझ में आ गई सर। यहाँ पर t बताओ मैंने क्या मानना कहा था, t को माना था भैया मैंने, t माना था tan x को, तो t इक्वल टू tan x था तो tan x रख दो, तो tan x यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास tan x इंटू ई रेस टू दी पावर tan x माइनस में ई रेस टू दी पावर tan x प्लस का c, यहाँ पर क्या था y इंटू ई रेस टू दी पावर tan x। ये था कि नहीं था बता दो, ये था ना। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पर आपको आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, मगर यहाँ पर मुझे y के बगल में ये कुछ भी चाहिए नहीं होता, तो एक काम कर दो इनटू में डिवाइड में भेज दो, तो डिवाइड कर दो दोनों साइड, y इज इक्वल टू तो tan x डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ई की पावर tan x, इंटू में डिवाइड में आ जाएगा तो tan x इंटू ई की पावर tan x, इसके नीचे भी ई की पावर tan x, यहाँ पर माइनस में ई रेस टू दी पावर tan x, ठीक है ये बड़ा थोड़ा लिख दो, यहाँ पर भी नीचे कितना हो जाएगा ई की पावर tan x प्लस का c ई रेस टू दी पावर tan x। ना ई की पावर tan x से ई की पावर tan x कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan x माइनस का ई की पावर tan x, ये उड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1। अब ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो c ई रेस टू दी पावर माइनस का tan x, ठीक है ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। आई होप कि यहाँ तक सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2x y इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इसको सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। इसकी जो सॉल्यूशंस होगी, इसकी जो चीज़ें होंगी वो क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नहीं आता तो बताइएगा, बस आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। आई होप कि इस लेक्चर्स में जो भी कुछ मैंने बताया सब कुछ समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बेहद ही शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।